नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैडिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नवैयत से है, नवैयत से रिलेटेड है, क्योंकि नवैयत का एक वीडियो हम पहले दे चुके हैं और उसी का अधूरा पार्ट, क्लास लंबा हो रहा था इसलिए उसमें 2 वीडियो बनाना आवश्यक हो गया। उसका अधूरा पार्ट आज हम करेंगे और उसमें जिन जिन महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा हमने की उस बिंदु पर एक हल्का झलक आपके समक्ष रखेंगे ताकि एक पुनरावृत्ति आपके दिमाग में आ जाए, फिर अगला पॉइंट समझने में आपको देर ना हो। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं, नवैयत से आप क्या समझते हैं? इसमें पिछले क्लास में जो हमने जिक्र किया था उसमें टाइप्स ऑफ काश्तकार के संबंध में बातें बताई थी और उसमें हमने कुछ पॉइंट का जिक्र किया था। जो पॉइंट था कायमी रैयत, दूसरा था दाखिलकार, तीसरा पॉइंट था गैर दाखिलकार, चौथा पॉइंट था शिकमी रैयत, और पांचवा पॉइंट था दर शिकमी रैयत। इन पॉइंट का जिक्र हमने किया पिछले वीडियो में, लेकिन एक हल्का फोकस देना चाहेंगे कि ताकि आपको पुनः स्मृति ताजी हो जाए, फिर अगले पॉइंट का जिक्र करेंगे। नवैयत शब्द है और इस नवैयत शब्द में जमींदार या रैयत की हैसियत समझी जाती है। इस शब्द का मीनिंग है कि जमींदार या रैयत की हैसियत। अब है कि हैसियत समझी जाती है इस नवैयत शब्द से, तो ये क्या है? ये काश्तकार के रैयत के प्रकार है और इसका नवैयत इस तरह से होता है कि अगर रैयत का नाम ले लें तो उसमें 4-5 शब्द आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए। रैयत, जमींदार, काश्तकार, खेतीहर और किसान, ये 5 शब्द एक ही चिड़िया का नाम है। इसलिए एक शब्द का विश्लेषण करें तो 5 का जिक्र आपके दिमाग में होना चाहिए, कारण कि ज्ञान जो है अथाह सागर है। जितनी डुबकी लगाओगे उतना नया नया रत्न मिलेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। और अथाह ज्ञान रूपी अथाह सागर में डुबकी लगाना ही हम युवा पीढ़ी का परम कर्तव्य है। अगर सच्चे दिल से डुबकी लगाते हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो, तो दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानी आदमी जो होगा वह अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है, अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेता है। वही लोग बेरोजगार रह जाते हैं जिन लोगों के पास अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास नहीं है।
जिस दिन आपको अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास हो जाए उस दिन आप बेरोजगार नहीं रहोगे। जिस दिन आप अपने दैनिक जीवन के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे, रूटीन बद्ध काम करोगे, सिस्टम से चलोगे, आप बेरोजगार नहीं रहोगे। इसलिए सिस्टम से चलना है हम सबों को, और दिमाग में यह रखना है कि जो भी हम आपको दे रहे हैं, जिस बारीकी से हम आपको एक एक सवाल का जिक्र, एक एक पॉइंट का जिक्र करते हैं, आप उसी बारीकी से सीखो, उसी बारीकी से समझो, आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। स्वाभिमानी बनो, घमंडी बनने का कोशिश नहीं करना, क्योंकि शारदा मां स्वाभिमान देती विद्वान को। मां सरस्वती के द्वारा दिया गया एक स्वाभिमान क्या है? एक उपहार है, घमंड नहीं होता है, घमंड नहीं करना चाहिए इंसान। आत्मविश्वास आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। खैर, हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहेंगे। हम आपको बता रहे थे नवैयत शब्द, जिसे जमींदार या रैयत की हैसियत समझी जाती है। नंबर 1, ये रैयत का जो प्रकार है उसमें नंबर 1 कायमी रैयत। कायमी रैयत का मतलब होता है कि पैतृक संपत्ति और वंशवीय केवाला से जो संपत्ति हासिल की जाए उसका नवैयत जो है सो कायमी रैयत के रूप में लिखा जाता है। वंशवीय केवाला से हासिल हो वो संपत्ति, या डायरेक्ट अपने पैतृक संपत्ति डायरेक्ट मिला, उस रैयत को क्या कहेंगे? कायमी रैयत। ये सबसे मजबूत रैयत। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा इसका टाइप है दाखिलकार। ये दाखिलकार नवैयत क्या होता है? किसी भी जमीन पर 12 वर्ष या उससे अधिक। ये 12 वर्ष क्यों? 12 वर्ष इसलिए कि 12 वर्ष में ही ये एक युग का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो 12 वर्ष या उससे अधिक समय तक इस पर क्या करता हूं कि शांति पूर्वक अपने अधिकार में यानी अपने कब्जे में जमीन को रखता। तो इस प्रकार का जो रैयत होगा वह दाखिलकार होगा। यानी इस रैयत के चौहद्दी के कृषक ये बताते हैं कि ये बहुत दिन से इस जमीन को रखा है, ये इसी का जमीन। गैर दाखिलकार ये 12 वर्ष से कम, यहां दिखाए कि 12 वर्ष या उससे अधिक। गैर दाखिलकार में बता रहे हैं कि 12 वर्ष से कम और उसमें बराबर अशांति बनी रहे, दूसरा व्यक्ति भी उस पर हक जमाना चाहे, दूसरा व्यक्ति भी चाह रहा हो कि नहीं उसमें मेरा भी लालच है, कुछ ना कुछ गिद्ध दृष्टि, इस तरह का। तो यहां जो गैर दाखिलकार की बात बताई, यहां पर क्या है? तो यहां पर दूसरा भी लालची है, बराबर तकरार, बराबर झंझट होता रहा है, उसका नवैयत लिखा जाता है गैर दाखिलकार के रूप में। उसके बाद सिकमी रैयत। अगर सिकमी रैयत में हम यह बताना चाहेंगे आपको कि यह सिकमी रैयत का मतलब होता है कि किसी भी रैयत का जमीन, किसी भी रैयत का जमीन दूसरा रैयत जोत आबाद करने के लिए ले लेता हो, और जोत आबाद करने के लिए ले लिया। जोत आबाद करने का मतलब कि उसमें फसल का उत्पादन करेगा बंधु, और पहले वाले रैयत को लगान देगा, अनेक हुंडा बटाई तय कर लेगा कि 5 किलो के कट्ठा, 10 किलो के कट्ठा, या 500 रुपया, 200 रुपया का कट्ठा, इस तरह से।
तय कर लेगा, दूसरा रैयत पहले रैयत के साथ और उत्पादन करेगा, और दूसरा रैयत पहले रैयत को उस जमीन के बदले रेंट देगा और पहला रैयत गवर्नमेंट को रेंट देगा। इस प्रकार दूसरा रैयत शिकमी रैयत के अंतर्गत आता है। इसको क्या कहेंगे? रैयत का रैयत, रैयत का रैयत। ये रैयत का रैयत, ये क्या है कि 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम शांतिपूर्वक स्थित नहीं हो, यानी ये बराबर अशांत रहता है। 12 वर्ष या उससे ऊपर, उससे अधिक बिल्कुल शांतिपूर्वक कायम हो, और ये है पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति या वंशवीय के वाला, ये आपने देखा। कुछ पॉइंट का जिक्र कर दिया कि ताकि आपके दिमाग में ही रहे। और लास्ट है दर सिकमी रैयत। माने अब देखो कि दर सिकमी रैयत का मतलब होता है रैयत के रैयत का रैयत, रैयत के रैयत का रैयत। इसमें 3 रैयत की चर्चा हमने की। यहां 2 रैयत की चर्चा हो गई। सिकमी रैयत दूसरा रैयत है। पहला हो गया कायमी रैयत, दूसरा सिकमी रैयत, तीसरा दर सिकमी रैयत। रैयत के रैयत का रैयत। कायमी रैयत डायरेक्ट गवर्नमेंट को लगान देती है, ईवी डायरेक्ट देती है, ईवी डायरेक्ट देती है। और यहां पर सिकमी रैयत जो है वह कायमी रैयत को लगान देगी। यहां पर लगान ट्रांसफर होगा और कायमी रैयत गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार ये दूसरा रैयत। तो दूसरा रैयत, रैयत का रैयत मतलब दूसरा रैयत। तो दूसरा रैयत पहले वाले रैयत को लगान देगा और पहले वाले रैयत गवर्नमेंट को लगान देगा। अब यहां पर 3 रैयत का नाम हुआ। एक तो कायमी हो गया नंबर 1, दूसरा सिकमी हो गया, और नंबर 3 तीसरा जो है वह दर सिकमी हो गया। इस तरह से ये तीसरा रैयत जो होगा वह दर सिकमी रैयत होगा। दूसरा रैयत, ये दूसरा रैयत ये सिकमी होगा और पहला जो है कायमी होगा। इस तरह से दर सिकमी रैयत का मतलब होता है कि जैसे किसी भी जमीन का जो मालिक है उससे एक दूसरा व्यक्ति बटाईदार ले लिया हुंडा हुंडी तय करके, तो वो दूसरा रैयत हो गया सिकमी रैयत। और उस सिकमी रैयत से कोई तीसरा व्यक्ति जो है क्या किया कि फिर उस जमीन को लेकर जोतने लगा, तो तीसरा रैयत दूसरे रैयत को लगान दिया, दूसरा रैयत पहले रैयत को लगान दिया और पहला रैयत गवर्नमेंट को लगान दिया। इस तरह से तीसरा रैयत जो है दर सिकमी रैयत कहलाता है। तो इस तरह से नवैयत का ये टाइप्स ऑफ रैयत है। थोड़ा सा इसका विश्लेषण हमने किया। अब इसका अगला पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, छठा पॉइंट इसका, इसको हम क्या करेंगे कि गैर मजरूआ, गैर मजरूआ। अब ये गैर मजरूआ जमीन जो है ये क्या है? एक गैर मजरूआ जमीन, बहुत लोगों को गैर मजरूआ पर आज भी संदेह है, बहुत सस्पिशन है कि गैर मजरूआ क्या कहलाता है।
मौजा में जो गैर आबाद जमीन होता है उसको गैर मजरूआ कहते हैं। अब गैर आबाद जमीन क्या हुआ? जमीन दो टाइप का होता है, एक आबाद होता है, एक गैर आबाद होता है। आबाद का मतलब कि जिसमें खेती हो रही है, गैर आबाद का मतलब पड़ती जमीन। बस दिमाग में बैठा लो, तो पड़ती जमीन ही गैर मजरूआ। मौजा में जो मौजा मतलब गांव, गांव में जो गैर आबाद जमीन होती है उसको गैर मजरूआ कहते हैं। और ये गैर मजरूआ जमीन जो मौजा में है, यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक, गैर मजरूआ का दो प्रकार है। पहला नंबर है गैर मजरूआ आम। गैर मजरूआ आम। अब गैर मजरूआ आम जो जमीन है ये क्या है? गैर मजरूआ आम का मतलब हुआ कि ऐसा जमीन जो समूचे बस्ती के लाभ के लिए होता है, आम लोगों के लाभ के लिए। आम का मतलब कि जनरल लोगों को लाभ उस जमीन से मिलता है। तो जनरल लोगों को लाभ किन किन जमीनों से मिलता है ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए। सार्वजनिक स्थल, देव स्थल, ये सब जमीन क्या है? अब देव स्थल मंदिर हो गया, सार्वजनिक स्थल विवाह भवन कहीं बना है, सामुदायिक भवन, बहुत सारा ये है, उससे सारे लोगों को लाभ। सड़क है, पोखर है, ये सब क्या है? गैर मजरूआ आम के अंतर्गत आएगा कि पूरे आम बस्ती को लाभ है होगा इस जमीन से, इसलिए गैर मजरूआ आम के अंतर्गत रखा गया। इसको संपूर्ण बस्ती को लाभ, यानी इंटायर गांव के सभी लोगों को लाभ हो। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जाकर कहे कि नहीं ये मेरा है, ऐसा इसमें नहीं होता। और नंबर 2 है किसी का जिसको कहते हैं गैर मजरूआ खास। गैर मजरूआ खास। अभी गैर मजरूआ खास जमीन जो है, ये जमीन, अब खास शब्द से निजी जमीन का पता चलता है। खास का मतलब क्या होगा? कोई निजी जमीन होगा, खास व्यक्ति का अधिकार होगा, खास लोगों का अधिकार होगा, ये आम लोगों का अधिकार उस पर नहीं है। ऐसा गैर आबाद जमीन जिस पर खास लोगों का पावर हो, खास लोगों का अधिकार हो, उस जमीन को गैर मजरूआ खास कहते हैं। जैसे खेत, खलिहान, बांस स्थल इत्यादि। अब खास व्यक्ति का है, पर्ची रखे हुए हैं, खलिहान के रूप में रखे हुए हैं, उसका आपको अगर यूज करना होगा तो उस व्यक्ति से पहले परमिशन लेना होगा। ऐसे गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास का विश्लेषण करें तो एक वीडियो इस पर बनेगा, लेकिन यहां नवैयत समझा रहे हैं। नवैयत का बहुत सारा पॉइंट है, इसलिए कुछ शॉर्ट रूप इसका हम आपको दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका डिटेल्स वीडियो हम बना के आपको देंगे, लेकिन यहां कुछ शॉर्ट रूप दे रहे हैं। गैर मजरूआ आम का मतलब कि आम लोगों को लाभ हो, यानी गांव के सभी लोगों को लाभ हो। यहां है कि गांव के खास आदमी को, जिसने अपना जमीन छोड़ा है, उसको लाभ हो, तो उस खास के अंतर्गत खास लोगों को लाभ। निजी जमीन ये पर्ती के रूप में, तो ये 2 टाइप का हो गया। उसके बाद आप देखते हो कि नवैयत का एक दूसरा टाइप है, वह है सरमुआयन मोकरी। अगला पॉइंट है सरमुआयन मोकरी। देखो ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, सरमुआयन मोकरी। सरमुआयन मोकरी का मतलब होता है
कि ऐसा जमीन जिसका लगान 20 वर्षों से नहीं बदला। अब लगान 20 वर्षों से नहीं बदला हो, या सर्वे के समय से आज तक जो लगान फिक्स किया गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो सर्वे के समय से आज तक जब कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो दिमाग दौड़ाओगे कि सर्वे के समय से आज तक तो लगभग सर्वे का कितना वर्ष हो गया, 60 वर्ष से ऊपर हो गया, 60-70 वर्ष हो गया पिछले सर्वे का। हम यहां बता रहे हैं 20 वर्ष, फिर 20 वर्ष क्यों कहा? ये दोनों दो बातें आ गई। दो बातों का जिक्र इसलिए किया कि सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट का जो रूल रेगुलेशन बना, उस रूल रेगुलेशन में कहा गया कि सर्वे प्रत्येक 20-20 वर्ष के अंतराल पर होगा। तो नियम तो बन जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा फॉलो कितना किया जाता है ये तो आपके दिमाग में और हमारे दिमाग में है ही, ये तो छिपी हुई बातें नहीं है। 20 वर्ष के अंतराल पर सर्वे का नियम बना कि हर 20 वर्ष के अंतराल पर नया सर्वे होगा, और इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि 20 वर्ष में जमीन के रूपरेखा में परिवर्तन हो जाता है। और जमीन के रूपरेखा में क्यों परिवर्तन होता है? हमारा खानदान तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है, ज्योमेट्रिकल मेथड से बढ़ रहा है, और ज्योमेट्रिकल सिस्टम आप जानते ही हो। ज्योमेट्रिकल सिस्टम में क्या होगा? 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये ज्योमेट्रिकल सिस्टम है। ऐसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और इसलिए हम पीछे होते जा रहे हैं, और जमीन के टुकड़े टुकड़े खंड खंड बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 20 वर्ष में क्या जमीन का टुकड़ा टुकड़ा नहीं बटेगा? जमीन के रूपरेखा में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो हर 20 वर्ष के अंतराल पर सर्वे होना चाहिए, लेकिन होता है लगभग सैकड़ों वर्ष के अंतराल पर। अरे लगभग आधा शताब्दी से जैसे ऊपर बढ़ोगे तो नेक्स्ट शताब्दी में प्रवेश कर रहे हो, तो गवर्नमेंट कान में तेल डालकर, डिपार्टमेंट कान में तेल डालकर सो जाते। सर्वे कराने के लिए पैसा नहीं, अमीन चाहिए सर्वे के लिए तो बहाली करना है, बहाली नहीं करेगा, पैसा खजाना में नहीं है, वेतन कहां से देंगे? पूरा का पूरा अमीन का थोड़ा कम सीट खाली नहीं है। चकबंदी डिपार्टमेंट में खाली है, सर्वे डिपार्टमेंट में खाली है, अंचल अमीन के रूप में खाली है, ये कोसी प्रोजेक्ट में, सिंचाई विभाग में, रेलवे डिपार्टमेंट में, थर्मल पावर में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट, सब जगह अमीन का पद खाली है। गवर्नमेंट बहाली नहीं, पैसा नहीं है, लेकिन बहाली करना होगा। बहाली करके सर्वे अगर नहीं कराएगी हर क्षेत्र का, तब तक ये खून खराबा चलता रहेगा, लोग अपने अधिकार को नहीं समझ पाएंगे। और बिना बेमतलब के, कारण कि आज लोग अपने अधिकार को नहीं समझते हैं, बेमतलबी लड़ जाते हैं। और लड़ते क्यों हैं? इसलिए लड़ जाते हैं कि अपने अधिकार को ही नहीं जानते। हम दो बातों का जिक्र किया करते हैं शुरू से अभी तक। पहले अनपढ़ लोग मूर्ख हुआ करते थे, आज पढ़े लिखे लोग महामूर्ख हैं। 1 इंच के लिए जमीन अपने जगह पर ही रह जाता है, 1 इंच के लिए धड़ सर से अलग कर दिया जाता है। यही तो स्थिति बन रही है। और इस कंडीशन में अगर प्राइवेट, आप गौर करो, जमीन का तकरार, आज प्राइवेट अमीन जो अपने फील्ड में काम करके महीने का, हमारा जो स्टूडेंट है, मैं अपने स्टूडेंट की बात बता रहा हूं, महीने का लाख लाख रुपया, 50,000, 60,000, 70,000, 1-1 लाख रुपया कमा रहा है। कहां बेरोजगारी है? अरे गुणवत्ता उसके पास है तो बेरोजगारी तो भाग गई। जिस व्यक्ति के पास गुणवत्ता नहीं है वो तो बेरोजगारी के ये शब्द में ही जकड़ा हुआ, क्या करोगे? चलो, विषयांतर नहीं होना चाहेंगे। सरमुआयन मुकरी का मतलब हम आपको समझा रहे थे।
सरमुआयन मोकरी का मतलब ये 20 वर्ष क्यों रखा गया उसको समझा रहे कि जिस जमीन का लगान 20 वर्षों से नहीं बदला हो, यानी सर्वे के समय में जो फिक्स किया गया आज तक वही लगान देना है, ऐसी जमीन का नवैया सरमुआयन मोकरी के अंतर्गत आता है। और ऐसा जमीन देखोगे लगातार पानी उनी लगा हुआ रहता है, झील उल में पोखरा उखरा लोग खुदवा दिया, कुछ मछली उछली पालन किया ना, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह की बातें आ गई। अगला पॉइंट लेते हैं, वह है माफीदार। अगला पॉइंट है 8वां, वह है माफीदार। ये माफीदार क्या? ये माफीदार शब्द, अरे किसी चीज को माफ कर दो तो माफी न होता है। जमींदार, मैं बात बताऊं, जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में जमींदार के यहां कुछ कामदार लोग काम करते थे, और जब काम करते थे तो उन्हें वेतन के बदले कुछ जमीन दे दिया जाता था, और वेतन के बदले जो जमीन दे दिया जाता था उसका लगान उसे नहीं जमा करना था, लगान उसका माफ कर दिया जाता था। और उस टाइप का जो जमीन है वो माफीदार के अंतर्गत आता है, बिल्कुल माफ है, रेंटे माफ है, लगान देना ही नहीं था। तब वेतन के बदले क्या मिला उसे? जमीन मिल गया जिसका रेंट उसे नहीं देना है। तो मालिक के यहां काम करता था इसलिए जमीने वेतन हो गया उसको। ये माफीदार नवैयत लिखा जाता है। इस माफीदार में भी दो बातें, जुबानी और रजिस्ट्री। मालिक कह दिया जाओ सब जोत लेना है, जमीन की कमी नहीं थी, कह दिया कि जोत लेना, जोत लिया, जुबानी बोल दिया, हो गया। और किसी का तो जुबानी बोल दिया तो जुबानी में तो उसके वो कोई स्लिप नहीं मिला, ऐसे ही मौखिक चला गया, कोई रिटर्न तो मिला नहीं। अब मौखिक गया तो कम से कम माफीदार अगर है तो लोग जान रहा है कि लोग ये इस जमीन का रेंट नहीं लग रहा है। तो चौहद्दी के कृषक को जुबानी रहने पर चौहद्दी के कृषक को, यानी इस जमीन के चारों ओर के कृषक ये स्वीकार करें कि ये जमीन इसका है, इस पर लगान नहीं लगता है। अगर ऐसा स्वीकार कर लेता है फिर उसको लगान नहीं लगता। और निबंधित है, रजिस्ट्री किया हुआ है, तो उस कंडीशन में तो लिखित प्रमाण है, तो फिर माफीदार है तो माफिए है, उसको लगान नहीं देगा। तो ये माफीदार नवैयत लिखा जाता है था। और उसके बाद आया माफीदार में दो शब्द बताए, जुबानी और रजिस्ट्री। जुबानी का मतलब जुबान से, जिसको आप मौखिक बोलते हो, जो बोलकर किसी चीज को दे दिया। और रजिस्ट्री का मतलब निबंधित। अब चलो अगला पॉइंट लेते हैं, 9वां पॉइंट। ये 9वां क्या माफीदार के बाद आया? जागीर खिदमती। जागीर खिदमती। जागीर खिदमती का मतलब हुआ मालिक के खिदमत करने वाला। मालिक का जो खिदमत करता था, खिदमत का मतलब आप समझते होइएगा, उर्दू लफ्ज है जागीर। जागीर शब्द ही मालिक के लिए आया है। जमींदारी प्रथा में जागीर शब्द मालिक के लिए आया। खिदमती का मतलब खिदमत करना, खिदमती का मतलब चापलूसी करना, उसका तलवा सहलाना, उसकी सेवा करना, यही ना खिदमत हुआ। उसके पीछे पीछे लगा रहना, उसको खिदमत कहते। उर्दू लफ्ज है, बहुत सुंदर लफ्ज है, जागीर खिदमती। तो मालिक के खिदमत करने वाले खिदमतकार को वेतन के बदले फ्री में जमीन दे दी जाती थी।
जो लगान मुक्त जमीन होता था उसके नवैयत में जागीर खिदमती लिखा जाता था। उसका लगान उसे कभी लगेगा ही नहीं, लगान ही नहीं लगता था। ये जागीर खिदमती का पावर था। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, 10वां पॉइंट, जागीर गोराइती। ये जागीर गोराइती शब्द, जागीर गोराइती का मतलब होता है मालिक का और बहुत सारा वर्क होता था, लगान वसूल करना। तो मालिक के लगान वसूली में कुछ व्यक्ति लगे होते थे। ठेकेदार के साथ मालिक अपने थोड़े लगान वसूली करने जाता था, ठेकेदार भेजता था। और ठेकेदार के हेल्प करने के लिए कुछ किसान लगान वसूली में हेल्प करते थे। तो लगान वसूली में जिन्होंने हेल्प किया उसे वेतन के बदले में कुछ फ्री जमीन दे दिया गया, और वैसे जमीन का नवैयत जागीर गोराइती लिखा जाता था, जो लगान वसूली में मालिक की मदद करता था। उसको उसका नवैयत क्या लिखा जाता था? जागीर गोराइती। इस पर लगान नहीं देना था। और उसके बाद अगला पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट है, नवैयत वृत्त। नवैयत वृत्त, ये नवैयत वृत्त क्या है? नवैयत वृत्त का मतलब कि दान स्वरूप दी गई जमीन। बहुत लोग दान दे देते हैं किसी को, दान स्वरूप दी गई जमीन का नवैयत, ये नवैयत वृत्त के अंतर्गत आता है। दान भी दिया जाता था। दिमाग में आपको सेट करना है कि दान किसे दिया जाता था। अब मैं आपको बताता हूं, आपके दिमाग में भी आ गया होगा। तो ब्राह्मण को दान दिया जाता था, ब्राह्मण को कुछ जमीन दान दे दिया, लो जमीन बहुत था, दान दे दिया। तो ब्राह्मण को जो दान स्वरूप जमीन दे दी गई उसको ब्रह्मोत्तर के नाम से जाने, उसके लिए शब्द आया ब्रह्मोत्तर। पंडा को दान दे दिया जाता था। पंडा जानते, पंडा को दान दे दिया जाता था। वो पंडा को जो दान स्वरूप जमीन मिली उसका नवैयत शिवोत्तर। उसके बाद भाट को, जो आपके दरबार की बड़ाई करता था, भाट सब घूमता रहता है, उसको भी दान स्वरूप जमीन दी जाती थी। भाट को भी दे दिया, उसको भटोत्तर कहा जाता था। और फकीर को भी, जो वो भी दरबार की बड़ाई करता है, उसको भी कुछ जमीन दान स्वरूप दी जाती थी, उसका नवैयत फकीराना लिखा जाता था। इस टाइप से दान किया जाता था और उस दान स्वरूप जमीन का लगान नहीं लगता था, जो नवैयत वृत्त के अंतर्गत आता है। आप दान कर दिए, अब जो जमीन लिया वो लगान नहीं देगा तो उसको फ्री में कैसे मिला? तो वो फ्री हो जाता था। एक बात और बताना चाहूंगा, ये नवैयत वृत्त के अंतर्गत हमने बताया बारी बारी से किस किस को दान दिया जाता था। आज भी आप दान दे देते हो बहुत सारी चीजें, गाय दान कर देते हो, कुछ जमीन दान कर देते हो, जमीन में लगा पेड़ पौधा दान कर देते हो, बहुत लोग दान कर देते। कोई अपना जमीन गिफ्ट कर दिया, स्कूल खुलवा दिया, दान कर दिया। इस तरह से दान तो आज भी चल रहा है, गिफ्टेड कर दिया जाता है। इस जगह गिफ्टेड कर दिया जाता है सार्वजनिक लोगों को लाभ हो, जिसको आम लोगों को लाभ मिल जाए। ज्यादातर दान अब इस खास लोगों के लिए नहीं होता है, लेकिन आम लोगों के लिए तो हो ही जाता है, जिसको कहते हैं गैर मजरूआ आम। दान कर दिया, स्कूल के लिए दान कर दिया। अब वहां सभी लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, आम हो गया।
कोई दान कर दिया विवाह भवन बनाने के लिए, उसमें विवाह सब समुदाय के लोग का होगा, आम हो गया। इस तरह से दान आज भी तो हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये दान स्वरूप दी गई जमीन नवैयत वृत्त के अंतर्गत आता, इसका नवैयत इस प्रकार से लिखा जाता है। अब रह गई बात कि आप कहोगे कि ये सारे पॉइंट जो आपने बताया, क्या आज भी इस पर लगान नहीं लगता? ये आपके दिमाग में चलता होगा। देखिए, जब जमींदारी प्रथा जाने लगी तो जमींदार अपना रिकॉर्ड जो है वो कलेक्टर के यहाँ सुपुर्द करने लगा, और कलेक्टर के यहाँ जो सुपुर्द कर दिया उसमें इन सारी बातों का जिक्र था। तो जिक्र किया गया, तो जिन बातों का जहां जहां माफीदार जागीर गोराइती जागीर खिदमती था उस पर लगान नहीं लिया जाता था। लेकिन यही माफीदार अपना जमीन, अब उसका तो अधिकार था, माफीदार बेच लिया, अब खरीदने वाले को तो, खरीदने वाला तो माफीदार नहीं, उसको लगान शुरू हो गया। लेकिन जब तक उसके पास रहा वो माफी में ही रहा, जब तक उसके पास रहा जागीर खिदमती पर लगान नहीं लिया गया, जब तक उसके पास रहा जागीर गोराइती में लगान नहीं लिया गया। कारण कि वही रिकॉर्ड जो कलेक्टर के के यहाँ कलेक्टर कार्यालय को सुपुर्द किया गया, वही रिकॉर्ड खतियान का रूप ले लिया था। तो इसलिए ये शब्द का काफी महत्व है। इसलिए अगर इन चीजों को जानना है, बारीकी से आपको जानना भी चाहिए। और हमने नवैयत को पुनः एक बार, पिछले क्लास को भूल भी अगर जाते हो तो अभी जो हमने लिया, अभी बिल्कुल शुरू से ये 5 को जो टाइप बताया, एक टाइप्स ऑफ काश्तकार, और बाकी जो बताया ये टाइप्स ऑफ लैंड की बात बताए। इसमें कहीं कहीं काश्तकार की भी बात आ जाती, जैसे माफीदार नवैयत, माफीदार कौन है, तो जमीन माफीदार है। तो 2 बातों का जिक्र हमने किया कि टाइप्स ऑफ काश्तकार और टाइप्स ऑफ लैंड, ये दोनों पॉइंट को आज बारीकी से समझाए। और हमें आशा है कि आप इन चीजों को बारीकी से समझा होगा। और बारीकी से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज्ञान में 4 चांद लग गए, इस वीडियो को देखने के बाद आप महसूस करते हो, भीतर से एक पावर महसूस होता है, वो पावर अगर महसूस करने लगो तो हमारी भी मेहनत सार्थक होगी आपके प्रति जो मेहनत कर रहे हैं। अन्यथा हमारी मेहनत भी निरर्थक हो जाएगी अगर आपको लाभ नहीं मिलता। अगर आपको लाभ मिला और वीडियो अच्छा रहा तो इसे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।